बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ जाते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ की तरफ। ये सेकेंड ईयर फिजिक्स, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा था, बिल्कुल वही चीज है। ठीक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है? ये एक डिवाइस है जो जिससे हम लोग दो काम लेते हैं। नंबर वन, आइसोटॉप्स को सेपरेट करते हैं। अभी अभी पिछले लेक्चर में अपने आइसोटॉप के बारे में पढ़ा था। अगर हम कोई कहीं से कुछ सैंपल हमें मिल जाए, सपोज यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई ये कोई सैंपल है, चलो ये यूरेनियम है, सपोज यूरेनियम। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें यूरेनियम के आइसोटॉप्स है या नहीं है। आप कहीं से भी कोई सैंपल उठा लेंगे, कार्बन का सैंपल उठा लें, अब तो आपको पता चल गया। जिधर से भी आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसके अंदर उसके आइसोटॉप्स भी होंगे। तो अगर हमें कोई नामालूम एलिमेंट मिल जाए, ये जो हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो उनके अंदर आइसोटॉप्स को अलग करना जरूरी होता है। तो आइसोटॉप्स को अलग करने के लिए आप ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं। ठीक है। सेपरेट द आइसोटॉप्स, पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि डिटरमाइन द मास ऑफ ईच आइसोटॉप। हर आइसोटॉप का मास भी आपको बता देते हैं। जैसे आपको आज आज कल आपको पता है कार्बन का, एक कार्बन है उसका मास 11 है, एक कार्बन है उसका मास 12 है, एक कार्बन है उसका मास 13 है, एक और कार्बन का मास 14 है। ये मास कहाँ से आया? तो ये आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ देगा। ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया। मैंने बजाते खुद यहाँ पर ये, चूंकि इसके अलावा हम इसको जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये इस तरह भी लफ्ज आएगा, स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक ही चीज है। जब यूएसए में मैंने कंपाउंड्स अपने बनाए थे, स्ट्रक्चर्स उनका, जो स्ट्रक्चर है कंफर्म करने के लिए क्या वाकई उसमें ये कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर है, तो फिर हमने उसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी कि उसका इतना वाकई में मास है या नहीं है। ठीक है। तो फार्मूला और मास आपको यहाँ से मिल जाता है। और मैंने अपने कंपाउंड्स की मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने हाथ से मैंने की थी। बाकी कंपाउंड के अंदर अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है, कोई खास कार्बन के एटम की तादाद है, हाइड्रोजन के एटम की तादाद है, वो फिर एनएमआर से मालूम करते हैं। एनएमआर, HNMR, C13। चले कोई और तरफ हम लोग चले गए। चले, प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रिंसिपल क्या है? मतलब ये काम किस तरह करता है? जो भी मशीन आप उठाते हैं डिवाइस, उसकी प्रिंसिपल होती है, वो एक साइंसी आइडिया के ऊपर काम करता है। कोई भी मशीन आप उठाते हैं, वो किसी साइंसी आइडिया पर काम करता है या किसी साइंसी आइडिया के ऊपर बेस्ड होता है। अब साइंसी आइडिया क्या है? कि अगर आपके पास आइंस का एक बीम हो ना, बीम मतलब कतार लाइन में, या वो जो आप लोगों ने देखा, वो छोटे बच्चे बच्चे जो वाटर गन इस्तेमाल करते हैं, खिलौने, पानी का खिलौने इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नोजल से जो पानी का एक बीम निकलता है, उसको हम लोग बीम बोलते हैं, बीम। तो बीम बहुत बारीक सा लाइन होता है कि कोई चीज उस तरह उस पर ट्रेवल कर रहा होता है। बीम मतलब एक सीधी लाइन है, बीम, बीम इन द स्ट्रेट लाइन। सो बीम ऑफ आइंस इज स्पीड अप, एक्सेलरेट। पहले हम लोग, हमारे पास आइंस की एक बीम है, उसको हम लोग तेज करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। कहाँ कैसे करेंगे? डोंट वरी, खाली इंतजार करें। यानी हमारे पास आइंस की एक बीम होगी, आइंस की एक बीम होगी। ये आइंस के अंदर आइंस होंगे, पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस। आइंस कौन से आइंस होंगे? पॉजिटिव आइंस। एक एक बीम होगी। इसको हम लोगों ने तेज करना है, पहले एक्सेलरेट करना है। किस फील्ड के अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको इस सेकेंड ईयर की फिजिक्स के शुरू वाले चैप्टर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वहां पर ये सब कुछ आपने देखा होगा, या अब आप अभी अब देख लोगे बाद में, इसके बाद। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस आयन को तेज किया जाता है, एक। उसके बाद इनको डिफ्लेक्ट किया जाता है, यानी अंग्रेजी में इसको तो बैंड किया जाएगा, बेंड किया जाएगा। यानी ये आ रहा है, इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है? बेंड करना है।
ये है बेंड। पहले वो स्ट्रेट लाइन जा रहा था, अब ये बेंड करना है। स्ट्रेट लाइन जाने के लिए सर खाली उसको स्पीड अप करना था। स्पीड अप करने के लिए कौन सा फील्ड दिया था? कौन सा फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे अक्सर इस तरह से प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्लस के चार्ज और माइनस के चार्ज के दरमियान में कुछ इस तरह की लाइनें लिखूंगा, जस्ट ये समझाने के लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम सुना है? बिल्कुल नाम सुना है। जमीन के आसपास एक फील्ड है जिसमें जमीन किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसमें जमीन चीजों पर अपना असर डालते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। चार्ज के आसपास भी फील्ड होता है। चार्ज के आसपास भी फील्ड होता है जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज को के ऊपर अपना असर शो करता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह मैग्नेटिस के आसपास भी एक एक इलाका होता है जिसमें ये अपना असर शो करता है दूसरी चीजों पर। मैग्नेट के आसपास भी एक इलाका होता है, वो इलाका नजर नहीं आता, लेकिन उस इलाके के अंदर ये चीजों को महसूस करते हैं, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। मतलब मैग्नेट के साथ करीब आप कोई कील रख दे, वो कील मैग्नेट की तरफ खींच जाएगा या रिपेल हो जाएगा। तो वो जो इलाका है जिसमें मैग्नेट उस कील पर असरअंदाज हो सकता है, ये तो नहीं है कि मैग्नेट इधर पड़ा हुआ है, कील जितना दूर रखा हुआ है, फिर तो वहां से तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता। तो ये जो फील्ड है इसका भी एक एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ये आइन स्पीड अप हो जाए। ये स्टूडेंट आप लोग ये चीजें नोट कर लेंगे ताकि आप इसमें काबिल इसके काबिल हो जाए कि खुद से लिखने के काबिल हो जाए कि ये इसमें करते क्या है। तो हमारे पास एक आयन का बीम है, उसको हमने एक्सेलरेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसको बेंड करना है किस फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम लोगों ने बेंड करना है। तो यहाँ पे जरा डायग्राम में देखो, जहां पर इसको हमने बेंड करना है उधर हमें मैग्नेटिक फील्ड देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिस लिखना पड़ेगा, और मैग्नेटिस के लिए हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ पोल स्टूडेंट्स को लिखाना है। ये अब मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट हमने रखा हुआ है। इस मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से हम कुछ लाइनें यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां से कुछ लाइनें ड्रॉ करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को या दूसरों को हम ये बता सके कि ये जो छोटी छोटी लाइनें हमने ड्रॉ की हुई, ये कौन सा फील्ड है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। एम एफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम उन बीम्स को बेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। द डिफ्लेक्शन सेपरेट द आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। अब ये जो डिफ्लेक्शन है, ये आइसोटॉप्स को अलग करेंगे मास और चार्ज के रेशियो की बुनियाद पर या मास की बुनियाद पर। जाहिर है डिफरेंट आइसोटॉप का मास डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मास वाले आइसोटॉप्स खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इस फील्ड के अंदर। सारा कमाल इस मैग्नेटिक फील्ड का है। ये अगर चार आइसोटॉप्स आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चार के चार को बेंड तो कर देगा, लेकिन सब को एक तरह से बेंड नहीं करेगा। किसी का कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब है उसका जो रास्ता है बेंड होने का, वो छोटा होगा, तो किसी का उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, किसी उसका भी बड़ा होगा। तो बाकायदा कर्वेचर देकर उनको अलग अलग करेंगे। मैं आपको एक मिसाल अभी बताता हूँ कि कैसे। सपोज यहां पर एक बीम आ रहा है, एक बीम आ रहा है। इस बीम के अंदर तीन आयन्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता लेकिन है तीन आयन उसके अंदर है। एक का मास 13 है, दूसरे का मास 14 है, तीसरे का मास 15 है। मैं इस पर प्लस प्लस लगा लेता हूं, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। पॉजिटिव आयन है, ये आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने दिए, उसको स्पीड अप कर दिया, चलो उसको जरूरत ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जब हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिस का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जिसका मास 13 है,
उस पर एक एक फोर्स लगाएगा। जिसका मास 14 है उस पर दूसरा किस्म का फोर्स लगेगा। जिसका मास 15 है उस पर तीसरे किस्म का फोर्स लगेगा। अलग अलग फोर्स लगेगा। ये जो 13 है इसका वजन कम है। इसका वजन कम है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसको इतना कर्व करके, इससे आपने फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ा था, जब कोई चीज दायरे में घूम रहा है ना, दायरे में, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। हत्ता कि कोई शख्स जब एक गाड़ी चला रहा है रोड के ऊपर, पहले वो रोड बिल्कुल सीधा था, पहले रोड बिल्कुल सीधा था, लेकिन जब मोड़ आ जाता है, अब ये जो है ये टर्न है। जब कोई गाड़ी यहां से चल रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आकर उसका डायरेक्शन स्ट्रेट था, लेकिन अब ये चूंकि अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स दायरे के अंदर, जब वो मोड़ मोड़ ले रहा हूं, ठीक है, पूरा दायरे में घूम रहा हूं या कर्वेचर ले रहा हूं, तो यहाँ पर जो आपका बीम है इस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल जानता है कि उसको घुमाए, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, इसका फॉर्मूला mv² अपॉन r। ये फोर्स डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, मास के ऊपर। ठीक है, ज्यादा मास होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, कम मास होगा उस पर कम फोर्स लगेगा। ठीक है। अब जो 13 वाला जिसका वजन कम है, उसको कर्वेचर, जो कर्वेचर है वो शार्प कर्वेचर मिलेगा, यानी वो जल्दी से यहां से इस तरह से मोड़ के इस तरफ इस रास्ते पर आ जाएगा। ये उसका एक कर्वेचर मिला। ठीक है, दिस इज, मैं उसको R1 का नाम देता हूं। ये एक रास्ता मिला कर्वेचर। अब जो 14 वाला है, 14, इसका मास थोड़ा ज्यादा है, तो ये जो 14 वाला है, मैं अभी इनको मिटा रहा हूं। ठीक है, देखना, ये जो 14 वाला है उसका मास चूंकि थोड़ा सा ज्यादा है 14 वाले का, तो 14 वाला जो है वो, उसका कर्वेचर थोड़ा सा बड़ा होगा। उसका कर्वेचर थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका कर्वेचर, उसको मैं R2 का नाम देता हूँ। जो 13 था, जो 12 था मेरा, या 13, जो 13 वाला है वो यहाँ पे गिरेगा, पॉइंट ए पर गिरेगा। जिसका मास 14 है, जिसका मास 14 है वो पॉइंट बी पे गिरेगा। और जिसका मास 15 है, 15, उसका कर्वेचर उससे भी ज्यादा बड़ा होगा, वो यहाँ पे गिरेगा, सी। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा मिसाल है जैसे कि रोड पर आपने दो बंदे वो कि एक बंदा बड़े पतले का है, उसका वजन कम है, और एक बहुत मोटा है। अब ये दोनों बड़े तेजी से जा रहे हैं सीधे रोड पर, मोड़ आ रहा है, तो ये जो पतला शख्स है, पतला शख्स रोड के बिल्कुल इस किनारे पर अपने आप को लाएगा, क्योंकि उसका वजन, उसका इनर्शिया कम है, तो बड़े आसानी से अपने आप, वो जो मोटा शख्स है उसको अपना आप कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो फौरन से जो है अपने आप को घुमाए। तो मोटा शख्स जो है ना वो रोड के बड़े मुश्किल से यहाँ से जो है अपना रास्ता बना लेगा। जितना उसका वजन ज्यादा होगा उसके लिए मोड़ लेना मुश्किल होगा। तो ये जो आइसोटो स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर जो हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं मास की बुनियाद, वो इस चीज के ऊपर वो करते हैं। जिसका जिसका वजन ज्यादा है उसको बड़ा कर्वेचर मिलेगा, वो दूर, लेकिन जिसका वजन थोड़ा कम है उसको थोड़ा शार्प कर्वेचर मिलेगा, जिसका सबसे कम है उसको, और भी, यानी डिफरेंट वजन वाले आइसोटॉप्स, डिफरेंट वजन वाले आयंस, चाहे 50 हो, 50 के 50 अलग हो जाएंगे। अब अगर 3 है तो 3 स्पॉट्स आपको मिलेंगे स्क्रीन पर, 3 स्पॉट्स होंगे। अगर ये और पता भी चल जाएगा, ये स्क्रीन ऐसा जबरदस्त स्क्रीन है कि जैसे उस पर कोई आयन टच हो जाता है, आयन टच हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। ये जो पर्दा है ना, पर्दा,
इसको हम लोग बोलते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर। इस पर जब आयन आयन जब पड़ जाता है ना, तो करंट पैदा होता है, और करंट हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आएगा। कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो जो करंट है वो हमें ग्राफ की शक्ल में नजर आएगा। तो अगर तीन जगहों पर, तीन अलग अलग जगहों पर ये आयन गिरेगा, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर तीन ग्राफ्स हमें नजर आएंगे, और इसे अंदाजा किसके अंदर तीन आइसोटॉप्स है। अगर किसी में छह आइसोटॉप्स थे, तो छह आइसोटॉप्स छह डिफरेंट जगहों पे गिरेंगे, छह डिफरेंट जगहों पर करंट पैदा होगा, और हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर पता चलेगा इसके अंदर छह आइसोटॉप्स है। क्या जबरदस्त तरीका है। बहरहाल ये आ गया, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम मिटाना चाहूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह, उसके अंदर क्या क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में एक पहला जो पार्ट है उसका नाम है आयनाइजेशन चैम्बर। वैसे इसके अलावा एक वेपोराइजेशन चैम्बर भी होता है, उस वहां पर सैंपल को वेपोराइज किया जाता है, वेपोराइजेशन चैम्बर। लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा हूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आयनाइजेशन चैम्बर एक खाना है, उसके अंदर उसमें हम चीजों को आयनाइज करते हैं। जाहिर है आपको बीम चाहिए, आयंस चाहिए, तो पहले आप आयनाइज करेंगे, आयनाइजेशन चैम्बर। नंबर दो चाहिए, तो हो गया आयनाइजेशन चैम्बर। नंबर दो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को नंबर दो देंगे। नंबर तीन है मैग्नेटिक फील्ड, और चार पे है डिटेक्टर। बस अगर हम अपने जहन में ये चार चीजें लिखेंगे ना, तो हम इस पर तीन चार पेजेस के लिख सकते हैं, बगैर नकल के, बगैर चीटिंग के। आयनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिटेक्टर। अब देखो मैं एक एक का आपको बताऊंगा, अभी आप बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, आप खुद लिखो। वेपोराइजेशन चैम्बर में ये ऐसा चैम्बर होगा। ये एक चैम्बर है, उसके बाद एक दूसरा चैम्बर है। यहां से हम अपना जो सैंपल है, सैंपल यहाँ ऐड करेंगे, अपना सैंपल इधर डाल देंगे। तो उसको पहले वेपोराइज कर देंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है, वो वेपोराइज हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गैस के यहाँ पर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स लिख रहा हूँ कि सैंपल को हम लोगों ने गर्म करके उसको गैस बना दिया, बिल्कुल गैस के पार्टिकल्स है। अब वेपोराइजेशन चैम्बर है। अब ये वेपोराइजेशन चैम्बर से यहाँ पर एक और कमरा है, इधर आएगा। यहाँ पर उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फेंक देंगे, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा एक बंदूक है, वो बंदूक से आप गोली फायर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस हो जाए जो इलेक्ट्रॉन फायर करता हो, उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन गन्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे सैंपल है उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फेंक देंगे, इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फेंक देंगे। इलेक्ट्रॉन्स करके क्या है, जो आपका सैंपल के अंदर एटम्स है ना, उन एटमों को आयनाइज कर देगा। उन एटमों से इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव आयन बनाएगा। रिपीट करके बताता हूं, जरा सुन ले। जो एटम्स हैं चैम्बर के अंदर, एटम्स है ना सारे, उन एटमों को आयनाइज करना है, पॉजिटिव आयन लाना है। पॉजिटिव आयन लाने के लिए आपको करना क्या है, अगर ये आपका एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव आयन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर फेंक देंगे। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक बॉल उधर पड़ा हुआ है, आप यहाँ से एक बॉल उठाकर उस बॉल को मार देते हैं, तो दोनों बॉल जो है उधर से निकल जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर तेजी से हम लोग बम्बार्ड कर रहे हैं,
ताकि ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये एटम या मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है, क्यों नहीं? तो पॉजिटिव आयन आ जाएगा। अब पॉजिटिव आयन बनाने का तरीका कहां पर होता है? आयनाइजेशन चैम्बर में, जो यहाँ पर आपने देख लिया। आपसे पूछा जाए हाँ भाई व्हाट इज आयनाइजेशन चैम्बर, तो हम बताएंगे कि भाई हियर the vapors will come and all the atoms or the molecules of the vapors will be ionized। अगर केस ऑफ एटम्स है, ठीक है, तो हम उसको आयनाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन को आयनाइज करेंगे पॉजिटिव आयन में। चले तो हमारे पास पॉजिटिव आयन आ गए। अब ये जो पाइप है, ये मशीन का ये पाइप पर मुश्तमिल है। ये आयन जो है ना ये चले जाएंगे, स्पीड अप हो जाएंगे। आइंस तो पड़े हुए, आइंस तो खुद ब खुद तो नहीं जाएंगे ना, आगे हमने उसको लेके जाना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बास किताबों में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, प्लस 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 प्लस, इधर प्लस प्लस और इधर नेगेटिव 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 करके लिखा हुआ है। बस नाम दिया हुआ है कि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। बास बुक्स में ऐसा 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 डायग्राम लिखा हुआ है, ऐसा। इस तरह का एक प्लेट है, उसके दरमियान सुराख है, और यहाँ पर एक और प्लेट है, उसके दरमियान सुराख है। इन्होंने उसका नाम स्लिट दिया हुआ है, स्लिट। कोई बात नहीं है, स्लिट भी है तो वो भी वही प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है। तो चाहे स्लिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम को तेज करके बस। अब आपने ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया स्लिट। अब मैं आपके लिए सिंपल बनाता हूँ, ये डायग्राम मिटा देता हूँ। हमने एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है साथ साथ में। हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ प्लस का चार्ज लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का चार्ज लिखेंगे, और उसको लेबल करेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना आसान हो गया अभी, बस अब बोलो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यहां से जो पॉजिटिव आयंस थे, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयन तेज भागना शुरू करेंगे, जाएंगे किस तरफ जाएंगे? अब ये बीम आ गया, ये जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमारे पास है। तो मैं ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ का जो डायग्राम है, ये पूरा पाइप की शक्ल में, ये पूरा का पूरा पाइप यहां तक आके मुकम्मल कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, ये हमारा पाइप मुकम्मल हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा पाइप, सबके उसके अंदर चैम्बर्स है, चैम्बर है, फिर फील्ड है, फिर मैग्नेटिक फील्ड है। अब लास्ट में जो है डिटेक्टर है, लास्ट में। सो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? यहां से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने का तरीका ये होगा कि हम इधर एन लिखेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बस ये आपका मैग्नेट होगा। अब इस नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा। बास बुक में उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट डॉट डॉट लिखा हुआ है, डॉट 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 डॉट। बास बुक में उन्होंने लाइन ही लिखी हुई है, वो भाई कोई बात नहीं है, नॉर्थ साउथ पोल के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है। हमें जरूरत ही नहीं है अभी की उन लाइनों की लिखने की। समझ जाएंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ही तो आयन बेंड हो गए थे। और इसका तरीकेकार भी हम देख लेते कि आयन क्यों बेंड हुए थे। पॉजिटिव आयन एक अलग जगह पर, नेगेटिव आयन अलग जगह पर, अलग जगह पर। क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, उस फॉर्मूले में यह था कि ये हो ही नहीं सकता कि मुख्तलिफ वजन वाले आइसोटोप एक जगह पे गिरे, ये नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, और किस चीज के रेशो की बुनियाद पर? मास टू चार्ज रेशो। अच्छा, ये कमाल की बात है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में लिखा हुआ है चार्ज टू मास रेशो, ई अपॉन एम वे रेशो। चार्ज, हर 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 आयन का अपना चार्ज है, अपना मास है। तो चार्ज टू मास रेशो की बुनियाद पर उसको बेंड कर देगा। ठीक है, लेकिन बाद अवत तो होते हैं मास टू चार्ज रेशो। तो जहां तक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के हिसाब से मैं देखा हूं, ये चार्ज टू मास रेशो है। ठीक है, हर आयन का अपना चार्ज टू मास रेशो होगा, उसी चार्ज टू मास रेशो की बुनियाद पर वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चार्ज सेम रहेगा वैसे, ये बात मैं आपको बता रहा था, चार्ज सेम रहता है। आपको पता है, अगर चार्ज सेम रहता है, मास तो डिफरेंट है ना। अगर एक का मास 12 है
तो दूसरे का मास चार्ज अपॉन 13 है, तीसरे का मास चार्ज अपॉन 14 है। तो कैसे हो सकता है कि इनका जवाब, इनका आंसर एक जैसा आ जाए? चार्ज की वैल्यू सेम है। चलो मैं चार्ज को एक सेम वैल्यू देता हूँ। भाई चार्ज की वैल्यू अलग है, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए अपने से कोई बोली वैल्यू बोल रहा हूँ। हाँ जी, इसमें चार्ज का अगर इधर चार्ज को मैं अगर 5 का दे दूं, तो यहाँ पर भी चार्ज 5 होगा, यहाँ पे भी चार्ज 5 होगा। 5 5। आप 5 को 12 पे डिवाइड करिए, 5 को 13 पे डिवाइड करिए, 5 को आप, अच्छा, चार्ज चार्ज लगा देता हूँ। चार्ज का आइडिया बोलते बोलते लैपटॉप का अभी चार्ज याद आया। ठीक है। हाँ जी। तो ये कैसे हो सकता है कि 5/12 का आंसर एक जैसा आ जाए, 5/13 और 5/14 सबका आंसर एक जैसा आ जाए? ये हो ही नहीं सकता, डिफरेंट आंसर आएगा। तो चूंकि डिफरेंट मास वालों का चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होता है, तो ये लाजमी तौर पर डिफरेंट जगह पे हिट करेंगे, और ये अलग अलग से इसी तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने उसको सेपरेट तो करना है, और मैग्नेटिक फील्ड ने अपने हिसाब से जाना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग नोट करेंगे, इस डायग्राम को देखते 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 3 पेजेस पक्के आप लोग उस पर लिख सकते हैं। चलिए, अब ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन जस्ट आप देख लें। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है? जब आप अप्लाई करते हो वो काइनेटिक एनर्जी देता है। कौन सी एनर्जी देता है? काइनेटिक, ताकि आयन एक्सेलरेट करे, आयन मूव करे। आपको धक्का देना आयन को, ताकि आयन आगे हो जाए, तो उसको काइनेटिक एनर्जी देनी है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ½ mv²। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में उसका फॉर्मूला क्या है? ½ mv² इज इक्वल टू VQ। वी क्या है? वी आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्यू क्या है? क्यू चार्ज, राइट। तो वी क्यू, ये जस्ट एक फॉर्मूला है, आपने इसमें देखना है सिर्फ। मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था, जब कर्वेचर लेते हैं तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? ये आयन को डिफ्लेक्ट करेगा, आयन को डिफ्लेक्ट करेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, लेकिन यहाँ पर mv²/r इज इक्वल टू BQV। ये बी क्या है? बी जो है स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आप बटन से ज्यादा वो कम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा करो कम करो। क्यू क्या है? क्यू हमारे पास चार्ज है। वी क्या है? ये वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है वी, BQV। और यहाँ पर एम क्या है? एम किस चीज का मास है? मास ऑफ द आयन। आपके चैम्बर में आयन्स थे ना, हर आयन का मास, तो ये उसका मास है। और ये वी क्या है? हर आयन एक स्पीड से मूव कर रहा होगा ना, तो ये उसकी वेलोसिटी है। ये वाला जो वी है ना, ये आयन की वेलोसिटी है, ये वोल्टेज नहीं है जो आप करंट प्रोवाइड करते हैं। आर क्या चीज? ये बहुत स्पेशल है। आर इज द रेडियस। रेडियस, मैंने कहा था ना कि एक बीम जो है वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। दूसरा जो है ना वो इस तरह से घूमेगा, तीसरा जो है वो दूर जाके घूमेगा। तो ये R1 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है, राइट। तो ये आपका हो गया R, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बुक में मैंने देखे थे, तो ये आपको मैंने जस्ट बता दिया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका फॉर्मूला वो है।
मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो डिफ्लेक्ट कर लेता है उसका फॉर्मूला ये एम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू बी क्यू। और सारी चीजें आपको मैंने बता दी। यहाँ पर भी एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो ये चीजें मैंने डबल करके दे दी। आप चलते हैं। अच्छा, जब आइंस जब आइंस स्क्रीन पर लग जाते हैं, स्क्रीन पर लग जाते हैं, स्क्रीन को मैंने क्या नाम दिया था, डिटेक्टर, लग जाते हैं, तो एक हल्का सा करंट पैदा हो जाएगा। तो करंट पैदा हो जाएगा, वो जो करंट है, वो करंट कंप्यूटर में जाकर ग्राफ बनाएगा हमारी। जैसे कि यहाँ पर सामने मैंने ग्राफ दिया, यहाँ पर है मास नंबर, सपोज यहाँ पर है 25, 30, 35, 35, 40, 45। ठीक है, सपोज करते हैं ये इस तरह का ग्राफ है। और इसके वाई एक्सिस पर क्या है, रिलेटिव अबंडेंस, मतलब हर आइसोटॉप्स जो जो पड़ा हुआ है उसकी कुछ अबंडेंस तो होगी। कितना अबंडेंट है वो, कितना वो पड़ा हुआ, ज्यादा है या कम है। आपको पता है, अगर आपके पास चार आइसोटॉप्स है, चार में से एक आइसोटॉप जो बहुत ज्यादा पाया जाता है, दूसरा बहुत कम है, तीसरा बहुत कम है, तो ये है रिलेटिव अबंडेंस। हर आइसोटॉप की अपनी अबंडेंस होती है, उसका अपना अमाउंट होता है। ज्यादा अमाउंट है तो उसका अबंडेंस ज्यादा है। जरा देखें, आपने जो मास स्पेक्ट्रोमीटर अभी अभी पढ़ा था, उसके अंदर हमने गुने कितने आयंस थे हमारे पास, C12 था। एक मिनट में जरा चेक करूंगा, 12, 13, 14, 12, 13, 14। अब ये जो 12 वाला आयन था, C12 वाला आयन, ये एक जगह पे गिरेगा। मैं इधर मास आपको बता देता हूँ। इधर मास चूंकि मैंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये मैं मिटा के इधर लिख लेता हूँ। 10, 12, 13, 14, 15, 16, चले चलते ये एक्सेस पर इस तरह मास नंबर लिखा हुआ है। अब देखना, स्क्रीन पे आयन लगते ही डिटेक्टर पर जैसे आयन लग जाता है, हमें और आपको कंप्यूटर पर जो स्क्रीन नजर आ जाएगा वो इस तरह से नजर आ जाएगा कि यहाँ पर आपको एक लाइन यहाँ पर नजर आ जाएगी, एक लाइन यहाँ पर नजर आ जाएगी, एक लाइन यहाँ पर नजर आ जाएगी, एक लाइन यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसका मतलब तीन लाइनें नजर आ गई। इसका मतलब ये है कि तीन आयंस थे जो कि तीन अलग अलग जगहों पर हिट हुए थे, तो आपको ग्राफ पर तीन लाइनें नजर आएंगी। अब इसके अलावा कुछ एक लाइनें कुछ लाइनें बहुत बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ बहुत ज्यादा छोटी होंगी। ठीक है, तो जो लाइन बहुत ज्यादा बड़ा लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये वाला आयन बहुत ज्यादा मौजूद था, ये वाला आयन बहुत ज्यादा स्टेबल था, ये मौजूद था, तो ये उसका रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा है। ये 12 का जो आइसोटॉप है, इसका रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा है। 13 का रिलेटिव अबंडेंस थोड़ा सा कम है, 14 का उससे भी कम है। तो आपको ये वाला ग्राफ मिला। इस ग्राफ से एक तो अपने आइसोटॉप्स को सेपरेट कर दी। देखो, ये आइसोटॉप नंबर 1 है, इसका नाम है C12 आइसोटॉप, ये है C13 आइसोटॉप, ये है C14 आइसोटॉप, ये अलग हो गए। आपको मास का भी उन्होंने बता दी कि भाई इसका मास कितना है, उसका मास कितना है, उसका मास कितना है। तो हो गया सारा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये आपका हो गया। मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी हो गया। ठीक है, ये भी आप लोगों ने जरूर एग्जाम में मेंशन करना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ये न्यूक्लियर मैसेज है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे।